तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैमसर ज्योग्राफी। तो आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो बोल रहे हैं कि आफ्टर लर्निंग अबाउट हाउ द अर्थ वॉज बोर्न, इट्स इवेल्युएटेड इट्स क्रस्ट एंड अदर इनर लेयर्स, how its cluster plates move and are moving, and other information on earthquake, the terms of volcanism and about the rock and mineral, the crust composition of it is the time to know detail about the surface of earth on which we live. Let's start with this question. तो इस चैप्टर में बेसिक जो इंट्रोडक्शन से बात की है कि हमने लास्ट के जो जितने भी 5 चैप्टर पढ़े तो उसमें जो बताया गया है कि किस तरह से अर्थ की प्लेट्स बनी है या प्लेट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं या ये मूव करती हैं, उसके बारे में रॉक की फॉर्मेशन किस तरह हुई है, मिनरल्स के बारे में हमने बात की। अब एक क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और वो क्वेश्चन है व्हाई इज़ द सरफेस ऑफ अर्थ अनइवन। क्योंकि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ के सरफेस की बात करेंगे। अर्थ का सरफेस अनइवन क्यों है, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं कि अर्थ का सरफेस अनइवन क्यों है। तो बोल रहे हैं द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक। अर्थ जो क्रस्ट है वो डायनेमिक है। यू आर वेल अवेयर दैट इट इज मूविंग एंड मूविंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। और अर्थ का सरफेस जो है हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी मूव करता है। अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्लेट है वो एक दूसरे से टकराती भी हैं, दूर भी जाती हैं, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो आती है वो आती है आपकी जो पहाड़ बनते हैं, ठीक है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आती है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज मूविंग अ बिट फास्टर इन द पास्ट देन द रेट ऑफ विच इज मूविंग नाउ। बोलते हैं कि जो पास्ट में मूविंग स्पीड थी, जो भी चेंजेस आ रहे थे वो बड़ी फास्ट थे एज कंपेयर टू प्रेजेंट टाइम। The differences in the internal forces operation from within the earth which build up the crust has been responsible for the variation in the outer surface of crust. The earth's surface is being continuously subjected to external force induced basically by sun energy. अब अर्थ की जो फॉर्मेशन होती है या अर्थ की जितने भी प्रोसेसेस उसके सरफेस पे होते हैं उस पे कोई ना कोई इंटरनल फोर्स या तो एक्सटर्नल फोर्स काम करती है। ऐसा तो नहीं है कि जो कोई फोर्स है वो बिना फोर्स के ही काम हो रहा है, तो कोई ना कोई बाहरी फोर्स या आंतरिक फोर्स काम करती ही करती है। और जो एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस की बात हमने की थी, प्लेट मूवमेंट, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, इसके बारे में बात की थी। अब इस चैप्टर में जो है मेन जो बात है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की बात है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का बेस एनर्जी सोर्स है वो है हमारा सनलाइट, सूर्य। ये जो बेसिक जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होंगे, अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है क्या ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स द इंटरनल फोर्सेस आर स्टिल एक्टिव थ्रू द डिफरेंट इंटेंसिटी, दैट्स मीन द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल फोर्सेस विद इन द अर्थ। अब बोल रहे हैं कि जितनी भी फोर्सेस काम करती हैं, बाहर से काम करती हैं, अंदर से काम करती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि अभी के समय में हम स्टेबल है अर्थ, ऐसा नहीं हो रहा है। ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस जो है लाखों सालों से चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक अर्थ है। द एक्सटर्नल फोर्सेज आर नोन एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जो बाहर से फोर्सेस काम करते हैं उनसे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और जो अंदर से काम करती है, मैंने पहले ही बताया, जो अंदर मतलब एंडोजेनेटिक, अंदर से काम करने वाली फोर्सेस को एंडोजेनेटिक, इनको इंटरनल फोर्सेस भी बोलते हैं। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनेटिक रिजल्ट इन वेयरिंग। जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है उसका काम क्या है, वेयरिंग करना, रिलीफ्स की, इवेल्युएटिंग एंड फिलिंग अप of basic depressions and the earth's surface. The phenomena of wearing down of relief varies of surface of earth through erosion known as gradation. अब अर्थ की सरफेस में जो भी जितने भी
एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम कर रही हैं, उनका काम क्या है? वेयरिंग करना, डिग्रेड करना, इवेल्युएट करना, सरफेस को उठाना, ये सब काम, और डिप्रेशन फॉर्म करना, ये सब अर्थ सरफेस में होते रहते हैं। किस कारण से? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से। जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो ये सब काम करती रहती हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? ग्रेडेशन। The endogenetic forces continuously evaluating or build up part of the earth's surface, and hence the exogenetic processes fails to even out the relief varies of surface of earth. So variation remain as long as opposition action of the exogenetic and the endogenetic forces continues. In the general term, the endogenetic forces are mainly land building forces and the exogenetic forces are mainly land wearing forces. The surface of earth is sensitive. Human depend on their subsistence and have been used in the extensive and intensive. अब इसमें बात कर रहे हैं कि जो हमारी जितने भी फोर्सेस काम कर रही हैं, जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं या एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है उसको हम मेनली लैंड बिल्डिंग की बात करते हैं। एंडोजेनेटिक मतलब जो अंदर से फोर्स काम करती है वो कुछ ना कुछ बनाएगी, या पहाड़ को बनाएगी, पठारों को बनाएगी, मतलब प्लेटियों को बनाएगी, माउंटेन्स को बनाएगी, हिल्स को बनाएगी। और जो हमारी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं जो बाहर से काम करेगी, वो क्या काम करेगी? लैंड को वेयर करेंगी। अब लैंड को वेयर करने का मतलब है कि उसको तोड़ेंगी, फोड़ेंगी। इसके हम कई सारे ड्यूरेशनल प्रोसेसेस की बात भी करेंगे, जिनको थोड़ा सा इस वीडियो में और बाकी के नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन डिपेंडेंसी अर्थ में है, क्योंकि अर्थ पे ही हमें रहना है, तो ह्यूमन डिपेंडेंसी अर्थ पे रहती है। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर in order to use the effective without disturbing in balance and determining its potential for the future। अब बात यह है कि अगर ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं तो हमें एक बैलेंस में होके, मतलब हमें सस्टेन करके काम करना पड़ेगा, तभी जो है हम अर्थ में बैलेंस बना के रखेंगे। हमने छोटी क्लासों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के बारे में बात की है। तो इसका मेन फोकस क्या है? अर्थ को बताना, अर्थ के ऊपर बैलेंस बना के रखना। ओके, तो फ्यूचर यूज के लिए हमें पोटेंशियल को बचा के रखना है, इस तरह से हमने अर्थ का यूज करना है। ऑल्दो द ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू सस्टेन द Earth's environment, however, human has caused intensive damage to the environment through overuse of resources। अब ह्यूमन ने क्या कर दिया है? बहुत ही ज़्यादा अपना बल दिखा के, अपनी पावर को दिखा के अर्थ को जो है हार्म तो कर ही दिया है, डैमेज तो कर ही दिया है। यूज वी मच बट मच ऑल्सो लीव द पोटेंशियल इनफ टू सस्टेन लाइफ थ्रू द फ्यूचर। हमें यूज तो करना है, यूज तो हमने कर भी दिया और कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा पोटेंशियल यूज करना है कि जो फ्यूचर के लिए सस्टेन कर सके, फ्यूचर के लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज को बचा सके। मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ हैड बीन and has been shaped over the long period of time, hundred and thousand of years, and because of its use and misuse by human, its potential is being diminished at the first rate। अब बात कह रहा है कि अर्थ में जितने भी प्रोसेसेस हुए हैं, ये जितना भी डैमेज हुआ है, वो आज के समय में हजारों लाखों सालों से चलता हुआ आ रहा है कि किस तरह से अर्थ का मिसयूज हुआ है बाय द ह्यूमन। अब इस ह्यूमन का रेट जो है टू डैमेज द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, हमें इसको बचाना है। इफ द प्रोसेस विच शेप्ड एंड आर शेपिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ इनटू वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, शेप्स एंड द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच दिस इज कंपोज्ड ऑफ आर अंडरस्टूड, precisions precautions can be taken in minimize the determinal effects of human use and preventing it for posterity। अब बोलते हैं कि जो प्रोसेसेस अर्थ की शेप के लिए काम करते हैं, अर्थ को शेप प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, अर्थ के सरफेस को बनाने के लिए प्रोवाइड करके काम करते हैं, तो हम अगर उसको उनके नेचर को समझ लें, नेचर ऑफ मटेरियल को समझ लें, उसको अंडरस्टूड कर लें और प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दें, तो हम अर्थ को इफेक्टिवली ह्यूमन यूज़ को
उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है फ्यूचर यूज के लिए, तो हम उसको फ्यूचर यूज के लिए बचा सकते हैं। तो हमारी अप्रोच इस तरह से होनी चाहिए कि हम उसका बैलेंस जो है इक्विलिब्रियम में बना सकें। अब बात करते हैं चैप्टर का जो मेन हीरो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की, कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। यू वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आप जानना चाहते होंगे, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जानना चाहते होंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। द एंडोजेनेटिक and exogenetic forces are causing by physical stress and chemical action of earth material are bringing about the changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic processes। कि जितने भी एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अर्थ की फिजिकल स्ट्रेस को या केमिकल एक्शन को अर्थ के मटेरियल को चेंज लाने में काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जितने भी फोर्सेस काम करेंगी, चाहे वो एंडोजेनेटिक हो या एक्सोजेनेटिक हो, वो अर्थ के किसी भी रिलीफ फीचर को, लैंड फॉर्म को अगर चेंज कर रही है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस। अब डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म। अब डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म की बात हम इस चैप्टर में आगे भी करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है। डायस्ट्रोफिज्म होता है कि किस तरह से जो क्रस्ट है वो बन रही है, ओरोजेनिकली या एंडोजेनिकली, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है क्रस्ट की। तो वोल्केनिज्म आपने पहले ही पढ़ रखा कि किस तरह से वोल्केनिक इरप्शन होती है। ये सारे प्रोसेसेस जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंडर ही आते हैं। These have already been discussed in brief in the last units। weathering, mass movement, erosion and deposition are the exogenetic geomorphic processes। अब आप आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्या बोलते एक्सोजेनेटिक होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। वेदरिंग हो गया, लैंड मास वेस्टिंग हो गया जिसे हम मास मूवमेंट पे बोलते हैं, और इरोजन या डिपोजिशन हो गया। ये सब क्या है, आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं जो बाहर से काम करते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड एक्सेट्रा कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटीरियल कैन बी कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट। अब जियोमॉर्फिक एजेंट आपसे पूछ लेंगे तो क्या होगा भाई, जो वाटर है या आइस है या विंड है, जो कैपेबल है अर्थ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो काम करते हैं, उन्हें बोलते, कौन से एजेंट बोलते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स। व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम मोबाइल टू ड्यू टू ग्रेडियंट्स, दे रिमूवल ऑफ material are transported then over slopes and deposit them at the lower level. Geomorphic processes and geomorphic agents, especially exogenic, useless started separately are one at the same। अब बोलते हैं कि जो ये जियोमॉर्फिक एजेंट है, इनका काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी मटेरियल को लेके जाना। वो एक्शन किस तरह होगा, वो पानी का एक्शन हो सकता है, बर्फ का हो सकता है या वायु का हो सकता है। मतलब वाटर, आइस और विंड, ये सारे एक्सोजेनेटिक एलिमेंट है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अर्थ के मटेरियल को मूव ऑन करते हैं। अब आगे बात करेंगे। अ प्रोसेस इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ मटेरियल affecting the same। An agent is a mobile medium like running water, moving ice, masses, wind, waves and current etc., which removes, transport and deposit earth material। Running water, groundwater, glacier with waves and current etc. can be called geomorphic agents। अब जो भी हमने मोबाइल मीडियम्स की बात की, वो कौन से मीडियम होते हैं, वो मीडियम होते हैं आपके रनिंग वाटर हो गया,
मूविंग आइस मासेस हो गए या वाटर विंड हो गई, वेव या करंट हो गई, ये सब क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं अर्थ मटेरियल को। इन्हीं से यही जो एजेंट है, यही जो जियोमॉर्फिकल एजेंट है अर्थ के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में काम करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो वेल एंड क्लियर हो गया होगा कि नीचे जो लिखा है, डू यू थिंक इट इज़ एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश जियोमॉर्फिक एजेंट एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर शॉर्ट में आपको बताऊं तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं कि जो प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन, अर्थ कॉन्फ़िगरेशन, अर्थ सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं। और जो एजेंट इसमें काम करते हैं, जो भी रनिंग वाटर हो गया या मूविंग आइस हो गया, ये से क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब आएगा एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, इसको हम बात करते हैं। द एनर्जी emitting from within the earth is the main force behind endogenetic geomorphic processes। अब जो अंदर से फोर्स लग रही है, behind force endogenetic geomorphic processes, जो कि अर्थ के अंदर से आ रही है, उसे बोलते हैं endogenetic forces। This energy is mostly generated by the radioactivity, rotation and tidal friction and primordial heat from the origin of the earth। अब जो एंडोजेनेटिक फोर्स कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, तो उसका सोर्स क्या है, अंदर से सोर्स है भाई रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस छोड़ता है, वही रेडिएशन जो है अर्थ के अंदर हीट को प्रोड्यूस करती है। उन्हीं हीट के कारण जो है एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस जो है होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस रिलीज होती हैं। अब जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें जैसे यूरेनियम हो गया, हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, वो भी काम करता है। रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोडियल हीट। अब प्रीमोडियल हीट क्या होती है, प्रीमोडियल हीट है कि अर्थ के अंदर कोई ना कोई हिस्सा, आपको पहले ही बता रखा है, जो है मोल्टन स्टेट में। उस मोल्टन स्टेट जो मैग्मा है वो एक प्रीमोडियल हीट का एग्जाम्पल है, मतलब उसे हम प्रीमोडियल हीट बोल सकते हैं। द एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड the energy from the geothermal gradient and heat flow from with induce diastrophism and volcanism in the lithosphere। इसी एनर्जी के कारण जो अर्थ पे जो है हमारा डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म के प्रोसेसेस अर्थ के लिथोस्फीयर पे देखने को मिलते हैं। ड्यू टू द वेरिएशंस of in geothermal gradient and heat flow in within crustal thickness and strength, the action of endogenetic forces are not uniform and hence the technically control origin crustal surface is uneven। अब हम बात करेंगे डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म क्या है, डायस्ट्रोफिज्म के प्रोसेसेस को बात करते हैं। All processes that move, elevate and build up portion of earth। समझ लीजिए कि डायस्ट्रोफिज्म क्या है, जो भी प्रोसेसेस अर्थ के क्रस्ट में इवेलुएट करते हैं, बिल्डअप करते हैं या मूव करते हैं, उसे बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। और दे इंक्लूड ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ओरोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, ठीक है, जिससे फोल्डिंग या फोल्टिंग होती है। और दूसरा है अपीरोजेनिक। अपीरोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं लिफ्टिंग अप एंड लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक हो गया, फिर आपका प्लेट टेक्टोनिक हो गया। ये सारे डायस्ट्रोफिज्म के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं। पहला है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग, कि माउंटेन बिल्डिंग किस तरह से हो रही है। दूसरी है अपीरोजेनिक। अपीरोजेनिक मतलब किस तरह से लिफ्ट हुआ एक पार्ट, जैसे मान लो प्लेट्यू बना है तो किस तरह से लिफ्ट हुआ है पार्ट, एक लार्ज पार्ट अर्थ क्रस्ट का। फिर अर्थक्वेक हो गया, सडन रिलीज ऑफ फोर्सेस, जिस कारण से शॉक वेव्स जो हैं महसूस की जाती हैं, वो भी डायस्ट्रोफिज्म का एक पार्ट है। और जो है मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स जिस कारण से अर्थक्वेक भी आते हैं, प्लेट मूवमेंट जिन्हें हम बोलते हैं। इन द processes of orogeny
the crust is several deformed into folds due to aperogenic there may be simple deformation। अब ओरोजेनिक से क्या होता है, ओरोजेनिक से क्या क्रस्ट की जो है फोल्डिंग होती है, जैसे माउंटेन बिल्डिंग हो गया, और अपीरोजेनिक से क्या होता है, सिंपल जो है डिफॉर्मेशन होती है। ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस वेयर एज अपीरोजेनिज इज कॉन्टिन्यूअल बिल्डिंग प्रोसेस। अब ओरोजेनी क्या है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, और अपीरोजेनी क्या है, कॉन्टिन्यू बिल्डिंग प्रोसेस है किसी भी चीज का। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी एंड अपीरोजेनी, अर्थक्वेक एंड plate tectonic, there are folding and fracturing of crust. All those processes cause pressure, volume and temperature change, which is turn induce metamorphism of rock। अब लास्ट यूनिट में हमने बात की थी, वो बात की थी रॉक्स की, रॉक्स एंड मिनरल्स की, उसमें हमने मेटामॉर्फिज्म की बात की थी। तो मेटामॉर्फिज्म में हमने बात की थी कि अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर रॉक्स जो है टूट फूट जाती हैं, उसी बारे में बात करेंगे। जो अपीरोजेनिक प्रोसेसेस है या ओरोजेनिक प्रोसेसेस है, अर्थक्वेक है या प्लेट टेक्टोनिक है, ये भी क्या काम करती है, फ्रैक्चरिंग और फोल्डिंग का काम करती है, और इस काम के लिए हाई प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर होता है, जिस कारण से रॉक्स की जो है मेटामॉर्फिज्म हो जाती है। आगे हम छोटी सी बात करेंगे वोल्केनिज्म। वैसे आपको पता है वोल्केनिज्म क्या होता है। वोल्केनिज्म का मतलब है वोल्केनिज्म इंड्यूस द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक मैग्मा ऑनटो और आउटवर्ड और टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड ऑल्सो formation of many intrusive and extrusive volcanic forms. Main aspects of volcanism have already been dealt in detail under volcanic in the unit 2 and under igneous rocks is the preceding chapter of this unit। अब वोल्केनिज्म की बात करें तो वोल्केनिज्म क्या है भाई, मोल्टन मैग्मा, जो रॉक्स जब मैग्मा के फॉर्म में चले जाती हैं, वो जब बाहर निकलती हैं या अंदर ही ठंडी होती है, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स बनाती है, उसे हम बोलते हैं वोल्केनिज्म। इसको हम भली भांति पहले पढ़ चुके हैं, किस तरह से मोल्टन मैग्मा जो है अर्थ के इंटीरियर से बाहर, क्रेटर से बाहर निकलता है। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जो मेन फोकस चैप्टर का है वो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, किस तरह से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है काम करती हैं। द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ड्राइव द एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर determined by the ultimate energy from the sun and have the gradients created by the tectonic factors। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो काम करती हैं उसका मेन सोर्स क्या है, सन। मैंने पहले बताया कि जो मेन सोर्स ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है सन, क्योंकि मेन एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से। जो सन है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से प्लेट फैक्टर्स आते हैं, क्रिएट ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और मेन फैक्टर है जो आपसे हमेशा याद रखना है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कई सारे एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस करता है, जैसे कि लैंडस्लाइड, एवेलांचेस। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, डोंट वरी। Gravitation forces acting upon the earth material having the slope surface on the tends to produce movement of the matter down to the डाउन स्लोप डायरेक्शन। अब मान लीजिए एक पहाड़ है, उस पे एक पत्थर टिका है। जब तक ये पत्थर या जब तक ये रॉक, इसकी रेजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा है, तब तक ये खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जीएफ का मतलब दूसरा मत समझ लेना, जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स के बढ़ते ही ये जो पत्थर है धड़ाम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये एक एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस का बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। स्ट्रेस इज फ्रॉम फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया कोल्ड स्ट्रेस। अब आजकल सभी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस की डेफिनेशन पता नहीं होगी, लेकिन आज जान लीजिए स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। कि एक फोर्स, एक एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन सॉलिड बाय पुशिंग एंड पुलिंग। अब सॉलिड में जो है वो किस तरह से होता है, बाय पुश करना, धक्का देना या धकेलने से जो है
खींचने से या धक्का देने से क्या होती है, फोर्स या स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। द इंड्यूस डिफॉर्मेशन फोर्स एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल आर shear stress separated force. It is the stress that break down rocks and other earth material. The shear stress result in angular displacement of slippage. अब ये जो स्ट्रेस है ये क्या काम करता है, ये स्ट्रेस जैसे मान लो एक रॉक है उस पर स्ट्रेस पड़ा, ये नीचे आ गई, अपने एरिया से नीचे चले आई, तो ये क्या काम करेगी, स्ट्रेस जो है मूवमेंट काम करेगी कि अर्थ के मटेरियल को मूव करेगी, उसको डिस्प्लेस करेगी, या एक शब्द यूज किया है स्लिपेज करेगी। बिसाइड द ग्रेविटेशन स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मोलिकुलर स्ट्रेस दैट मे बी कोज बाय नंबर ऑफ फैक्टर अमंग विच टेम्परेचर चेंज। अब ये तो ग्रेविटेशन फोर्स की बात की, लेकिन कुछ और भी मोलिकुलर फोर्सेस भी, मोलिकुलर स्ट्रेस भी एक चीज़ होती है। जैसे मान लो कि कोई मटेरियल है, वो उसके एक मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। अब जब मोलिक्यूल्स होते हैं, जब मोलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो टेम्परेचर चेंज हो गया या क्रिस्टलाइजेशन हो गया या कोई भी अदर फैक्टर, अगर मोस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, कोई भी अदर फैक्टर हो गया, टेम्परेचर चेंज या क्रिस्टलाइन, वो मोलिकुलर में स्ट्रेस डालते हैं, मोलिकुलर एक्सपैंड कर जाते हैं, उसकी बॉन्ड जो है लूज हो जाती है, जिस कारण से जो है वो भी डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली लीड्स टू लूजिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ग्रेन्स, डिसॉल्विंग द सॉल्युबल मटेरियल ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स। अब इसमें जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो भी इस बॉन्ड को जो है या ग्रेन्स जो है उसको लूज कर देते हैं, जिस कारण से भी जो है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं। Thus the basic reason that lead weathering, mass movement and erosion is depending of stress of the body of the earth material। अब जो मेजर बात है कि जो जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट हो गया या इरोजन हो गया, उसमें स्ट्रेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। As there is different climatic region on the earth surface, the exogenetic geomorphic processes vary from region to region. Temperature and precipitation are the two important climatic elements that control various processes। अब अर्थ आपको पता है, अर्थ जो है हर जगह पे सेम टेम्परेचर नहीं रहता, हर जगह सेम प्रेशर नहीं रहता है। तो जैसे जैसे आप अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे आपको समझ आएगी बात, लेकिन आपको इतना पता है कि टेम्परेचर हर जगह अलग अलग होता है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। ऑल द एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म ड्यूरेशनल। जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं वो एक टर्म के अंडर आते हैं जिसका नाम है ड्यूरेशनल। अब ड्यूरेशनल वर्ड जो है ड्यून्यूड से आया है, जिसका मतलब होता है स्टिप ऑफ करना या अनकवर करना। किसी भी कारण से एक मटेरियल अपनी जगह से डिस्प्लेस कर गया, मूव कर गया, उसे बोलते हैं स्टिप ऑफ करना या अनकवर करना। उसके लिए शब्द या टर्म यूज की गई है ड्यूरेशनल। ड्यूरेशनल मतलब क्या, जैसे कि वेदरिंग हो गया, वेदरिंग मतलब डिसइंटीग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स या डेबरीज जो भी है। ठीक है। मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट्स बोलते हैं। इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंक्लूडिंग इन ड्यूरेशनल। द फ्लो चार्ट 6.1 ये एनसीईआरटी बुक से लिया है, तो आप चैप्टर से वहाँ से भी देख सकते हैं। जो आपका ये जो है फिगर नंबर 6.1 जो है आपका, सॉरी आपकी जो फिगर 6.1 है इसमें बताया गया है ड्यूरेशनल प्रोसेसेस। अब पहले बताया गया प्रोसेसेस हैं ऊपर लिखे हुए ये वाले, नीचे है ड्राइविंग फोर्स कौन सी काम करती है। तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें और आसानी हो जाए आगे का कॉन्सेप्ट समझने को। तो जैसे कि वेदरिंग बोलते हैं, तो वेदरिंग में ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, मोलिकुलर स्ट्रेच हो गया और स्ट्रेसेस हो गया और केमिकल रिएक्शन हो गए। वेदरिंग, इन सभी को तीनों टॉपिक्स को हम जो है वेदरिंग को, मास मूवमेंट्स को और इरोजन्स को हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में, पर अभी शॉर्ट में हमें समझना पड़ेगा कि ड्यूरेशनल प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो वेदरिंग हो गया,
मास मूवमेंट हो गया, इरोजन हो गया। इन सभी में जो बात है वो क्या है, कोई फोर्स लग रही है जो इसको, इस प्रोसेस को फॉर्म करेगी, इस प्रोसेस को हेल्प करेगी होने में। तो वेदरिंग में ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, मोलिकुलर स्ट्रेस हो गया और केमिकल एक्शन हो गया। मास मूवमेंट में ग्रेविटेशन फोर्स होगी और इरोजन में काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पूछ सकते हैं वेदरिंग और मास मूवमेंट क्या एक ही बात है? तो ऐसा आप कह नहीं सकते, लेकिन इसमें कंपैरिजन की बात यह है कि दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स जो है काम करेगी, वही इरोजन में जो है काइनेटिक एनर्जी काम करेगी। ठीक है, आपने 10th क्लास तक पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचे थे। इट शुड बिकम क्लियर फ्रॉम द चार्ट। आप चार्ट अच्छी तरह समझ लिया कि किस तरह से एनर्जी ड्राइविंग फोर्स में कौन से प्रोसेसेस में कौन सी एनर्जी काम करेगी। एज देयर इज डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ऑन द अर्थ सरफेस ऑन टू द थर्मल ग्रेडियंट caused by the latitude and the seasonal and the land water spread variation, the exogenetic geomorphic processes vary from region to region. The density of type and distribution of vegetation which largely depend upon. अब हमने ये बात कर ली कि हर जगह पे due to latitude, seasonal and land and water spread variation, the exogenetic geomorphic processes vary region from region. जिस तरह पे जहाँ पे वाटर जो रिवर जो है अच्छी तरह से इरोड करेगी, वहाँ पे ड्यूरेशनल प्रोसेसेस फास्ट हो जाएंगे, या जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो हर जगह पे जिस तरह पे क्लाइमेटिक चेंज आते हैं, ये सीजनल चेंज आते हैं, ये लैटिट्यूडनल चेंज आते हैं, उस कारण से जो है हमारे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है वेरी करते हैं। Precipitation and temperature exert influence indirectly and exogenetic geomorphic processes within different climatic region. They may be local variations of the effect of different climate element due to altitudinal differences, aspects of variation and the variation of amount of insolation received by the north and the south facing slopes have compared to east and west facing slope. Further, due to differences in wind velocity and direction among of kind of precipitation in its intensity, the relation between the precipitation and evaporation daily range in the temperature, freezing and thawing frequency, depth of frost penetration, the geomorphic processes vary within climatic region. Climatic factor have equal the intensity of action of exogenetic geomorphic processes depending upon the type and structure of rock. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मेजर बात है, मैं आपको मेन टॉपिक के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, और आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि हम इसमें डिटेल में बात कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक हैं। अब बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं हमने देख लिया हर जगह इक्वल नहीं है, लेकिन एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस में क्लाइमेट बहुत अच्छा फैक्टर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक जो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक या टाइप किस तरह है वो भी मैटर करता है, क्योंकि कोई रॉक हार्ड होगी तो उसे उसकी वेदरिंग होने में टाइम लगेगा, उसकी मास वेस्टिंग में होने में टाइम लगेगा, उसको इरोजन में टाइम लगेगा, है ना। तो कई क्लाइमेट तो फैक्टर है ही, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक ऑल्सो एक मेजर फैक्टर है। द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड सच एस्पेक्ट ऑफ रॉक फोल्ड्स, ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट, बेंडिंग, planes, hardness of softness constitutes minerals, chemical substituents of mineral constituent, the permeable and impermeable etc. The different type of rocks in the structure varies resistance of various geomorphic processes. अब जैसे कि स्ट्रक्चर की बात की तो स्ट्रक्चर में क्या है, उसकी फोल्डिंग या ओरिएंटेशन, जितने भी फैक्टर है, जॉइंट्स आ गया, बेंडिंग आ गया, हार्डनेस सॉफ्टनेस आ गया, केमिकल कंपोजिशन किस तरह से उसकी, या परमिएबल और अनपरमिएबल है। परमिएबल इनपरमिएबल आपको पता है, ऊपर के पॉइंट्स भी पता होंगे। परमिएबल जिसमें पानी जो है पोर कर जाता है वो परमिएबल होती हैं रॉक्स होती हैं। इनपरमिएबल रॉक्स जिसमें पानी पोर नहीं कर पाता,
ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को लीड करते हैं। अ पर्टिकुलर रॉक मे बी रेजिस्टेंट टू वन प्रोसेस एंड नो रेजिस्टेंट टू अदर। अब एक जो रॉक है वो ऐसा नहीं उसमें हर प्रोसेसेस होगा, किसी रॉक में नहीं भी होता, क्योंकि हर रॉक की स्ट्रक्चरल कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होगी। एंड अंडर वेरी केमिकल कंडीशन पर्टिकुलर रॉक में exhibited different degree of resistance of geomorphic processes and hence they operate the different rate of giving rise to different in topography। अब हर जो रॉक है या हर जो मटेरियल है उसकी डिग्री अलग होगी रेजिस्ट होने की, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होने की। इस कारण से जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब ऊंचा बच, कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे प्लेन है, ठीक है, तो कहीं पे धसी हुई ज़मीन है, तो वो किस कारण से है, टोपोग्राफी क्यों अलग है, क्योंकि हर जगह के जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। द इफेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस आर स्मॉल एंड स्लो एंड मे बी इनप्रेडिक्टेबल in the short time span but will be long run affect the rock severely due to continual fatigue। अब क्या बात बोल रहे हैं कि जो प्रोसेसेस हैं वो बेशक स्लो या स्मॉल होंगे लेकिन वो और शॉर्ट टाइम पे नहीं होंगे, लेकिन जो रॉक है उसकी कॉन्टिन्यूअल फटीग होगी, वो टूट फूट जाएगी। फाइनली इट्स ब्लोज डाउन to one fact that the difference on the surface of the earth through original relate to the crystal evolution continue to exist in some form or the other due to differences in type and structure of earth material, difference in geomorphic processes and in the operations। अब बोल रहे हैं कि फाइनली जो बात आ गई वो बात आ गई कि blows down the one fact the difference in the surface through the originally related to the crustal evolution, कि किस तरह से उसकी crustal evolution हुआ है, किस तरह से वो रोक बनी है या मटेरियल बन रखा है, उस पे हमारे एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, रेट ऑफ ऑपरेशन उसी तरह से फास्ट होगा या स्लो होगा। किसी का केमिकल कंपोजिशन अगर जल्दी खराब हो जा रहा है, किसी रोक जो है जिसके मॉलिक्यूल्स कम टाइटली पैक्ड हैं वो टूट जाती है जल्दी, तो वहाँ पे एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होंगे या एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होंगे वो फास्ट होंगे, वेयर एज कि जो रोक हार्ड होगी वहाँ पे वो स्लो हो जाएंगे। तो इसी पे डिपेंडेंसी होती है कि किस तरह से हमारे जो एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो होंगे। अब इस वीडियो में मेरे को लगता है इतना ही करना चाहिए हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम वेदरिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं ताकि आपको रिलायबल रहे आगे के लेक्चर को समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।